नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः राइज़ अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर स्वागत, अभिनंदन। आज हम आज हमने एक सेशन आयोजित किया है, जो है स्कूल लेक्चरर पेपर फर्स्ट में, उस पर हम पूरी परिचर्चा करेंगे और काफ़ी विद्यार्थियों और साथियों का आग्रह रहा है कि आपने इस स्कूल लेक्चर के वर्तमान हालिया पैटर्न, जिसमें 40% का क्राइटेरिया लाना मुश्किल है, उसमें आपने किस हिसाब से रैंक हासिल की और इस 40% के क्राइटेरिया को पेपर फर्स्ट में कैसे पार किया? आप अपनी संपूर्ण जो रणनीति थी, वो हमारे साथ साझा करते हुए उन बुक्स का नाम भी बताएँ, जो आपने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु की माना था। उसको लेते हुए मैंने इस चीज़ को सुना और आज हमने उस पर एक डिस्कस रखी है। उस डिस्कस में संपूर्ण बुकों के साथ-साथ में पार्ट वाइज़ हम पूरी परिचर्चा करेंगे। साथ में ही मेरे साथी जितने भी अ, हाल ही में स्कूल लेक्चरर के टॉपर्स रहे, उनसे भी मैंने चर्चा की कि मेरा तो विज़न में जो व्यू दृष्टिकोण था, वो आपके समक्ष रख ही दूँगा। लेकिन साथ-साथ में उन टॉपर्स की क्या रणनीतियाँ रही है, वो भी मैं साथ में लेके आया हूँ और उन्हें मैं पहले मेरी जो रणनीति थी, उसके अनुकूल आपको बताऊँगा। उसके बाद कुछ ऐसे विकल्प दूँगा कि जो टॉपर्स लोग थे, उन्होंने ये बुक्स भी बताई है। आप उनमें से जो आपको ठीक लगे, जो आपको उचित लगे, उस बुक का चयन कीजिए, जो आपके अनुरूप हो, जो आपके पठन पाठन में सहयोगी साबित हो या एक प्रकार से सुग्राही हो, उनमें से एक आप अपने हिसाब से कोई बुक सेलेक्ट कीजिए। विकल्प का आधार है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे मैंने 3 बुक्स बताई है, उनमें से आपको 1 बुक का सिलेक्शन करना है। 1 बुक के आधार पे ही तैयारी करनी है। तीनों बुक को लाके भ्रमित नहीं होना है और कंटेंट ज़्यादा करने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन सही कंटेंट के चयन से होता है और उस पर बार-बार दौरान और प्रैक्टिस करने से होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए। प्रश्न पत्र फर्स्ट स्कूल व्याख्या था। सामान्य जीके जीएस का ये जो पार्ट है जिसमें भारतीय इतिहास और राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति आती है। इसमें 15 प्रश्न यानी कि 30 अंक 30 अंक का ये पूरा मैटर है। इसके लिए मैंने राज पैनोरमा जो एक गाइड्स आती है उसको आधार बनाया था और मेरे इसमें 15 क्वेश्चंस आए थे। 15 में से मैंने 14 को अटेंड किया, 1 गलत और 13 सही हुए थे। यानी कि मैंने जिसको अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया था, वो मेरे लिए सार्थक सिद्ध हुई। उसके बाद मैं आपको मेरी जो पुस्तक थी, वो थी पैनोरमा। तत्पश्चात और बता दूं, काफ़ी टॉपर से चर्चा करने के बाद एक और बुक्स हैं, जिसको आधार बना के चयन हासिल किया, रैंक हासिल की है। उसका नाम है डॉक्टर डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री से हैं, उनकी जो बुक है, जो वर्तमान में काफ़ी चर्चा में भी रही है और पिछले जितने भी ग्रेड फर्स्ट के पेपर आयोजित हुए हैं, जो भले ही ग्रुप ए, बी, डी जिनके भी थे, उनमें काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हैं और टॉपर्स के द्वारा राय दी गई थी कि अगर आप अ, पार्ट फर्स्ट की बात करें, तो इसमें ये पुस्तक जिसे आप आधार बना सकते हैं। उसके बाद काफ़ी विद्यार्थियों ने ये भी बताया कि हमने नाथ पब्लिकेशन की बुक्स आती है, उसको आधार बनाया था। अलग-अलग राय, मैंने इसके लिए पैनोरमा पढ़ी और 15 में से 14 क्वेश्चंस अटेंड किए और 13 राइट हुए। ये मेरी रणनीति थी। उसके बाद आप इन बुक्स का रिव्यू ये है कि काफ़ी विद्यार्थियों ने नाथ पब्लिकेशन को पढ़ा और चयन लिया और डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित जी की जो बुक्स आती है, उसको भी पढ़ा और उन्होंने भी सिलेक्शन लिया। अब आपको देखना है, आपके अकॉर्डिंग क्या है। मैं इसके बारे में कुछ विशेषता बता सकता हूँ आपको। इसकी विशेषता ये है, इसमें हमें संपूर्ण काफ़ी पढ़ने में आपके लिए लेंथी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद आपके लिए एकदम सरल बुक्स हो जाएगी। एकदम सरल, कहने का अर्थ है कि फिर आपको एक प्रकार से रिवीजन करना है, आपको सब थीम समझ में आ जाएगी, पूरी कहानी के रूप में, जैसे कोई भी
अगर युद्ध दिया है तो उसको पूरा समझाया गया कि ये युद्ध किस कारण हुआ, इसके रिजल्ट्स क्या रहे और फिर इस युद्ध के प्रभाव से आगे क्या प्रभाव पड़े थे। ऐसे करके हम पूरी एक थीम बनती है इसको पढ़ने से। बाकी जैसे इसके बारे में ये राय है कि प्रश्न आपको पूरे मिल जाएँगे, लेकिन इसमें जो जानकारी है वो केवल एग्ज़ाम ओरिएंट है। उसके अलावा हट के किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। तो इसपे आपकी एक अवधारणा यानी एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। नेक्स्ट। हुँ, मानसिक योग्यता और सांख्यिकी। देखो विद्यार्थियों, ये जो आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी अ, समस्या दुविधा यही है कि गणित, विज्ञान और इंग्लिश यानी कि साइंस, मैथ्स और इंग्लिश इन तीनों को किस लिहाज से तैयार किया जाए ताकि हम उसमें एक लीड ले सकें, एक ऐसे नंबर पा सकें जिसमें अगर हमारी अगर कुछ उस पोर्शन में गलतियाँ भी जो हो जाए जो जीके का है, उसमें अगर गलतियाँ भी हो जाए, तो यहाँ से लीड लेने के बावजूद हम उस क्राइटेरिया को पार कर लें, क्योंकि हमारी भरपाई यहाँ से हो जाएगी। ये सबसे बड़ी दुविधा होती है। तो मैं मेरी बता दूँ पहले आपको, मैंने संपूर्ण गणित को टारगेट नहीं करते हुए उन्हीं अ, बिंदुओं को टारगेट किया जो मैं कर सकता था, जिसे मैं आसानी से कर सकता था उन्हें, जिसमें एक तो था रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता और दूसरा था ये सांख्यिकी। ये मैं आराम से कर सकता था और इसको ही मैंने टारगेट किया। बाकी जो भी गणित थी उसको छोड़ के गया। लेकिन इससे मुझे एक बड़ा फायदा ये हुआ कि इनके 4 सवाल आए, यानी कि 2 प्लस 2। 2 सवाल रीजनिंग के आए और 2 सवाल सांख्यिकी के आए और 2 प्लस 2 यानी 4 के 4 सवाल राइट हुए। टोटल इसके 10 प्रश्न आते हैं, 20 अंक। 20 अंक। तो मेरे यहाँ पर जितने भी अटेम्प्ट किए थे, उसकी 100% एक्यूरेसी रही। तो इसका कारण ये है विद्यार्थियों कि अगर हम सीमित पढ़ के जाएँ और उनको अच्छे से पढ़ के जाएँ, तो हम अपनी एक्यूरेसी भी बरकरार रख सकते हैं और वो अंक ला सकते हैं जो हम संपूर्ण पढ़ के, जैसे मान लो मैंने 10 के 10 प्रश्न को कवर करके जाता और 3 या 4 सवाल गलत कर देता, मेरी जो एक्यूरेसी आके बैठती, वो बैठती ऐसे समझ लो कि 5 या 4 पे आके अटक जाती। तो मैंने एकदम उन्हीं को केंद्र बिंदु बनाया और पीछे के पेपर एनालिसिस किए, यानी कि पीछे के पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उनको देखा। उनको देखने पे मुझे नतीजा मिला कि 2 प्रश्न हमेशा इसके आते हैं और 2 प्रश्न हमेशा इसके आते हैं। तो मैंने कहा इनको पकड़ बनाया जा सकता है और बाकी में समय जाया नहीं किया जाए। क्यों? इतना मेरे पास उस वक़्त पर्याप्त समय नहीं था, जब मैं उस तैयारी भर्ती का नोटिफ़िकेशन आउट होने के बाद ही मैंने प्रथम प्रश्न पत्र को तैयार करने की कोशिश की थी। उससे पहले केवल मैं अपने द्वितीय प्रश्न पत्र की ओर फ़ोकस कर रहा था। फिर मैंने देखा कि बहुत बड़ा सिलेबस है और इसको अगर मैंने सीमित सीमित यानी जो सेलेक्टेड टॉपिकों के बारे में नहीं देखा, सेलेक्टेड प्रकरणों को नहीं चयन किया, तो फिर मैं खुद चयन से वंचित हो सकता हूँ। इस प्रकार मैंने इसी हिसाब से इसको आधार बनाया और अगला जो ये गणित का पोर्शन था, ये गणित माध्यमिक स्तर, इसको मैं छोड़ के गया। इसलिए एक तो समय की वजह से और दूसरा मैं अगर इसमें पूरा जाने की कोशिश करता तो उतना बेहतर नहीं कर पा रहा था। हाँ, ज़रूर ये जैसे प्राकृत परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक ये एक टॉपिक मैं उसको तैयार कर सकता था। इस प्रकरण को मैं तैयार कर सकता था, लेकिन समय अभाव के कारण मैंने इसमें नहीं गया और ऊपर के सांख्यिकी और रीज़निंग इन 2 को ही आधार बनाया और वहाँ से मैंने 4 के 4 सवाल निकाले। अब बताऊँ आपको मित्रों कि जो संख्या की थी, वो मैंने एक यूट्यूब के सहारे से, यानी कि हिस्ट्री 360 करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से कुछ देखा, वहाँ से मुझे बेसिक नॉलेज हो गया। फिर उसके बाद माथुरिया की किताब को मिलाया और वहाँ से मेरे ये 2 के 2 सवाल, यानी माथुरिया सर की किताब आती है, जो गणित और रीज़निंग में बराबर काम आती और मैंने केवल संख्या की वहीं से देखी। उसके बाद सीधा प्रैक्टिस पे आया और मुझे एक समझ विकसित हो गई कि सांख्यिकी में ये होते हैं और वापस प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि मैं वहाँ से समझ गया था कि ये समझने के बाद सवाल ऐसे आते हैं, फिर उसी ओरिएंट मैंने सवाल मिलाने और उनके हल जानने की कोशिश करता रहा। ऐसे करके ये पोर्शन बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़ा, सामान्य से पढ़ा, लेकिन इसकी मेरी एक्यूरेसी पूरी रही, क्योंकि 4 सवाल आए, 4 को 4 मैंने उनको अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट करते ही चारों के 4 सवाल मुझे उसी दरमियान पता लग गया था, क्योंकि गणित और रीज़निंग इनमें कोई शक नहीं रहता। बाकी जैसे मान लो उत्तर या उनका पूछने का तरीका सब कुछ अलग-अलग हो सकता है। लेकिन गणित रीज़निंग में अगर हमें उत्तर आता है, तो आता है और नहीं आता है तो फिर बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसे करके इन 10 में से
मैंने 4 सवाल अटेंड किए और 4 के 4 सही, 4 के 4 सही। अब इसके लिए मैंने काफ़ी विद्यार्थियों से चर्चा की, काफ़ी विद्यार्थियों ने मेरे से इस प्रकार के सवाल पूछे कि आप सर इनके बारे में भी हमें परिचर्चा करना, कि हम अगर गणित तैयार कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आपने की तो कैसे? तो मैंने मेरा तरीका बता दिया, मैंने 10 में से 4 सवालों को टारगेट किया और वहाँ मेरी एक्यूरेसी अच्छी रही, जिससे मैं इस एक्यूरेसी को बरकरार रख पाया और एक प्रकार से लीड ले पाया। अब आपको विद्यार्थियों जिनकी गणित में समस्याएँ, वो अपनी रणनीति अपने अनुसार बना सकते हैं कि कौन से जो प्रकरण हैं, वो उनके अनुकूल है। उनके अनुकूल हो, तो उन प्रकरणों को तैयार करने पर अपना पूरा ज़ोर दें। एक बात और कह सकता हूँ, अब आपके पास पर्याप्त समय है। पर्याप्त समय का अर्थ है ये एक प्रकार से शीतकाल है और ठंडे काल शीतकाल यानी एकदम इसमें आप तैयारी को बड़े धीरे-धीरे स्तर पे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ने की ओर जोर दे सकते हैं। क्योंकि जब समय हमारे पास होता है, तो हमें सीखने के अवसर और सीखने के अवसर इस लिहाज से ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है, किसी प्रकार का कोई लोड नहीं है और जब दूर-दूर तक भर्ती नज़र नहीं आती, तो हम आराम से जितने भी तरीकों में, जितने भी अलग-अलग वे से इस ऐसी चीज़ जो हमें डिफ़िकल्ट लग रही थी, उनको देखने में हमें पर्याप्त समय मिल जाता है और उन पर हमें ज़ोर देना चाहिए। जैसे आर्ट्स के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान और इंग्लिश इन पर पूरा फ़ोकस करके पूरा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ से भी यथासंभव जितना भी समझ सके उतना समझ जाना चाहिए। अब आ अब आप लीड ले सकते हैं, लेकिन जब नोटिफ़िकेशन आउट हो जाएगा भर्ती का, उस दरमियान आप इस प्रकार की लीड नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि उस वक़्त आपके ऊपर एक प्रकार से दबाव आ जाएगा कि भर्ती आ चुकी है और हमें इसमें 40% का क्राइटेरिया पार करना है और उसी मैटर को देखना है जो हमें समझ में आए। जो मैटर समझ में नहीं आता है, उस पर हम बार-बार कोशिश करने पर भी उस लिहाज से उस तरीके से पकड़ नहीं बना पाएँगे क्योंकि उस वक़्त हमारे ऊपर समय का दबाव बड़ा भारी रहेगा। तो मेरे कहने का अर्थ यही था कि विद्यार्थियों जितना हो सके इस काल को, इस शीतकाल को, इस समय को ज़ाया ना करते हुए इन चीज़ों पर फ़ोकस किया जाए। जो आपके लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई है, जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है, उनको आप एक प्रकार से टारगेट करते हुए, उन पर आप पूरा फ़ोकस करते हुए उनको सीखने का प्रयास करेंगे और अगर आप पूर्ण मनोयोग से सीखने का प्रयास करोगे, ज़रूर इन जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, उन पर फ़ोकस करने पे आप कुछ ना कुछ हासिल करोगे, कुछ ना कुछ लीड लोगे, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। ऐसा है नहीं कि किसी को अपन पूर्ण मनोयोग से सीखने के प्रयास करें और वहाँ से हम शून्य होके लौटें, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप इन पर अभी प्रयास कर सकते हैं और मैं अब आपको बता देता हूँ, गणित के लिए मेरे लिए जो था वो मैंने बता दिया। अ, 360 हिस्ट्री 360 जहाँ अब शायद उनके जो गणित की वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे। फिर भी मैं वही बताऊँगा जो वास्तविक है। मैं किसी भी बुक्स का, किसी भी चीज़ का यहाँ एक प्रकार से प्रसार-प्रसार करने नहीं आया हूँ। मैं वही चीज़ बताने आया हूँ जो मेरे साथ घटित हुई, जिसके तरीकों जिन चीज़ों को, जिन तरीकों को, जिन स्टेप्स को मैं लेके एक 40% का क्राइटेरिया पार कर पाया, उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसे उसके बाद माथुरिया। इसमें अपन गणित और गणित में भी वो सांख्यिकी और रीज़निंग मिला सकते हैं और वहाँ से हम आराम से 4 क्वेश्चनों की पकड़ मैंने बनाई थी, आप भी बना सकते हैं। और इसके आगे अगर आप पूरी गणित देखने जाओ, तो 9th और 10th की बुक्स मैंने टॉपर से चर्चा करने के बाद आपके सामने बात साझा कर रहा हूँ कि 9th और 10th की जो गणित की बुक्स हैं, वहाँ से सीधे-सीधे सवाल उठते हैं। अगर आप गणित के अच्छे विद्यार्थी हो, आपको गणित समझ में आती है, तो ज़रूर आपको इनका केंद्र बिंदु बनाना चाहिए क्योंकि 9th-10th से अधिकतर सवाल आते हैं। कई तो ऐसे हैं जो हूबहू अ, वो प्रश्न देखने को मिलते हैं, वही उदाहरण जो 9th-10th की बुक में दिए हुए होते हैं। तो आपको अगर अच्छी तैयारी करनी है, पूरे 10 के 10 प्रश्न को टारगेट करना है, तो आपको 9th-10th की जो मैथ्स की बुक है, उसको विषय वस्तु का केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, रीज़निंग के लिए आप माथुरिया की इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ, अब है लैंग्वेज एबिलिटी। जैसे जैसे कि आपको विदित होगा कि फर्स्ट ग्रेड में और उसके पहले पेपर में तकरीबन प्रकरणों की संख्या 13 होगी, जिसमें लैंग्वेज टेस्ट यानी कि हिंदी, इंग्लिश को भी
सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। तो पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के लिए आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 10 अंक। इसके लिए विद्यार्थियों, आप उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो इसके मतलब जो हमारे सिलेबस में है, और उतना ही देखने की कोशिश करेंगे और जितना कम, क्योंकि अलग-अलग 13 प्रकरणों में हम अगर बड़ी-बड़ी बुक्स लेके बैठ जाएँगे, बड़े-बड़े तरीकों से करना शुरू कर देंगे, तो फिर हम अपने इच्छित उद्देश्य में उतना फ़ोकस नहीं बना पाएँगे, उतना तरीके से नहीं लग पाएँगे, जितना हम उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि अब बहुत सारी प्रामाणिक बुकों के बारे में मार्केट में चीज़ें चल रही है, लेकिन मैंने टॉपर से चर्चा की, उन्होंने हमें बताया कि हमने इन-इन चीज़ों को आधार बनाया, और मैं खुद जिन बुकों को आधार बना के गया हूँ, तो वहाँ प्रामाणिक बुकें, यानी कि वो बुकें नहीं थी जो मार्केट में चल रही। जो है, मैं आपके सामने लेके आया और उन्हीं को आधार बना के मैंने चयन पाया। और बहुत से टॉपर्स को मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा हमने भी इन्हीं चीज़ों को आधार बना के बनाया। और बाकी मार्केट में बहुत सारी प्रामाणिक बुकें चल रही है। अगर आपके पास पर्याप्त समय हो और नॉलेज अर्न करने का बड़ा मौका है, उन चीज़ों से लें और अपने नॉलेज का विस्तार करें। और बाकी आपको अगर एग्ज़ाम ओरिएंट देखना है, तो यहाँ भी आपको 9th-10th 2 प्रकार की बुक है। एक तो है रचना प्रबोध, जो अभी हाल ही में चलती थी, और इससे पहले नवीन हिंदी व्याकरण, जो जिसके लेखक हैं सोवनदान चारण जी। तो उनको आप या तो इसे देखें, रचना प्रबोध, या फिर इसे नहीं देख पाते हैं, इसे नहीं देखना चाहते हैं, तो आप 9th-10th की बुक है सोवनदान चारण, जिसके लेखक हैं, आप उसे आधार बनाइए। अगर आपको लगता है नहीं सर, हम इसके ऊपर भी जाना चाहते हैं, इससे ऊपर भी जाना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर के आर मैया सर की बुक आती है, जो एकदम फुल्ली सफिशिएंट है, एकदम पर्याप्त है। इससे आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है फर्स्ट पेपर में। बाकी सब्जेक्ट होती तो मैं अलग-अलग प्रकरणों में अलग-अलग बुक के इस्तेमाल के बारे में बताता, लेकिन मैं आपको वही बुकें बता रहा हूँ, वही चीज़ें जो वास्तविक तौर पे आप पकड़ में ला सकते हो, और जिनको पकड़ में लाकर आप एक 40% का क्राइटेरिया आराम से पार कर सकते हो। इससे आगे अगर मैं बुकें बताना जाऊँ, अपना नॉलेज या चीज़ें बताना चाहूँ कि भई आप जैसे व्याकरण में या अलग-अलग पुस्तकों में अलग-अलग चीज़ें बता दूँ, इतिहास की 3-4 प्रामाणिक बुकें बता दूँ, वो नॉलेज का विस्तार बताने के लिए या आपको भ्रम में डालने के लिए भले ही हो, लेकिन अगर सिलेक्शन की रणनीति है, तो मैं वही पुस्तकें बताऊँगा जो वास्तविक तौर पे काम आएगी। अगर मैं यहाँ आपको हरदेव बहारी, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी और जितनी भी बुक्स है, जैसे वासुदेव नंदन प्रसाद, ये अगर बुक्स बता दूँ, और वो भी इस 5 नंबर, 5 प्रश्न और 10 नंबर के एक छोटे से 4-5 बिंदुओं के लिए, तो फिर ये चीज़ें ज़रूर मैं आपके सामने अपनी विद्वता साबित करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वो वास्तविकता नहीं बता के जाऊँगा, जो आप अपने बड़े भाई या छोटे भाई से जानना चाहते हैं। तो मैंने वही कोशिश की है, जो आप कम, पर्याप्त सीमित मैटर के अंदर बढ़िया कर सकते हैं, उन्हीं पर जोर दिया गया है। यानी कि इसमें या तो आप नवीन हिंदी व्याकरण या फिर रचना प्रबोध, उनसे आगे बढ़ते हो, तो फिर डॉक्टर के आर मैया सर की पुस्तक आती है, उसे अपना आधार या विषय वस्तु का केंद्र बिंदु बना सकते हो। जनरल इंग्लिश, इसके लिए मैंने प्रयास खूब किया, लेकिन मैंने अंतिम दिन थे, यानी कि 6 महीने, 6 माह थे मेरे पास, और 6 माह की वजह से मैं गणित के कुछ प्रकरण और इंग्लिश के प्रकरणों को छोड़ के गया था। लेकिन कुछ प्रकरण, बाकी मैंने इस पर पूरा टारगेटेड फोकस किया था, और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 अंक। काफ़ी मशक्कत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगा जो करनी चाहिए। इसलिए अंत में इसको मैंने बिल्कुल कम कर दिया था, और मेरी कोशिश भी यूँ समझ लो एक स्तर पे लाके छोड़ दी थी कि अगर हुआ, मेरे से सवाल अगर मेरी समझ के अनुसार बैठता दिखा, तो ही मैं उसको ओ अपनी रेंज में लूँगा, अन्यथा नहीं लूँगा। ऐसे करके मैंने जब इंग्लिश के 5 सवाल देखे, तो उनमें से 4 सवाल जो मुझे भ्रम में डाल रहे थे, मैंने उनको नहीं बनाया, अपने केंद्र में नहीं लाया उनको, और 1 प्रश्न जो मेरी समझ के अनुसार ठीक था, उसको अटेम्प्ट किया, और वो सीधा
सही की ओर ही गया। इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें ज़्यादा ना तो फ़ोकस किया, शुरुआत में ज़रूर इस पर कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि मैं इच्छित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाऊँगा, टाइम इतना नहीं है, इसलिए मैंने इसकी जो बुक्स थी, वो थी ल्यूसेंट, उसको आधार बना के कोशिश करी। एक सवाल मेरे पाले में आया, वो भी एक ही अटेम्प्ट किया, एक सवाल अपने पाले में, 4 सवाल मुझे भ्रम पैदा कर रहे थे क्योंकि इतना लैंग्वेज पर पकड़ थी नहीं इंग्लिश पे, इसलिए मैंने बाकी को छोड़ते हुए एक सवाल को केंद्र बिंदु माना। अब इसके लिए वर्तमान में, क्योंकि अभी हाल ही में एग्ज़ाम आयोजित हुआ और बहुत से विद्यार्थियों से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा, "हमारी जो इंग्लिश हमारी जो इंग्लिश सुधरी है, या फिर मान लो 5 में से 3, 4 जितने भी हम कर पाए हैं, उसका कारण था पवन गोस्वामी।" यानी कि पवन जी गोस्वामी, जो अपना एक अपने नाम से ही ऐप संचालित करते हैं और बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। मेरे सुनने में आया, मैं उनसे कभी पढ़ा नहीं हूँ। बहुत से विद्यार्थियों और कुछ टॉपर्स उनके बारे में मुझे सजेस्ट किया, और मैं ये सजेशन आपको दे रहा हूँ। अब आप खुद उन्हें जाके यूट्यूब पे या कहीं भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, तो आप ज़रूर दीजिए। और उसके अलावा ल्यूसेंट मैंने जो पढ़ी थी, वो ल्यूसेंट थी, जो जनरल इंग्लिश के लिए काम आती है, और उसको मैंने देखा। उससे मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ में आई थी, लेकिन जो प्रश्न आ रहे थे, उसके लिए मैं ज़्यादा पर्याप्त एक तो एक्सरसाइज़ नहीं कर पाया, क्योंकि अभ्यास प्रश्न उनके नहीं देख पाया। इसलिए मेरी वहाँ जाते ही वो समझ विकसित हुई थी नहीं। इसलिए मैं पूरा वहाँ जाके उस चीज़ पर श्योर नहीं हो पाया। भ्रम मेरा 4 को छोड़ के 1 प्रश्न किया और वो सही हो पाया। नेक्स्ट। हाँ, आजकल सबसे बड़ा जो एक प्रकार से प्रश्न बना हुआ है, वो है करंट अफेयर्स, समसामयिकी, कैसे तैयार किया जाए? और कई तो ऐसे कह रहे हैं कि हम कितने भी लेवल का तैयार कर लें, फिर भी वो चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। इसका बड़ा कारण ये है कि हम लगातार नहीं पढ़ते। हम सोचते हैं कि लास्ट के या अंतिम 1-2 माह में वो संपूर्ण करंट, वो संपूर्ण डेटाज़ हम याद कर लें, वो पॉसिबल है नहीं। आज के विद्यार्थी को जब से वो तैयारी शुरू करता है, उससे ठीक 6 माह पहले, 6 माह, उससे तैयारी शुरू करने के ठीक 6 माह पहले करंट अफेयर साथ-साथ में चलाने चाहिए। क्योंकि मैं 6 माह इसलिए कहता हूँ कि पहले करंट अफेयर की कुछ सीमाएँ नहीं थी। अब मैंने देखा है कि आयोग केवल पिछले 4 माह, मान लो आपका एग्ज़ाम मई माह में आयोजित हुआ है, तो वह जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन्हीं 4 माह में से ही पूरा का पूरा 10 या जितने, जैसे इसमें 10 प्रश्न आते हैं, पूरे के पूरे 10 के 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यानी कि आयोग 4 माह को फोकस करता है, जो परीक्षा के पूर्व के माह हो। इससे पहले के या उसके, यूँ समझ लो कि एकदम क्लोज़ के भी नहीं। जिस माह में पूछा गया है, उससे 1 माह पूर्व से 4 माह को हम फोकस करके चल सकते हैं। इसलिए अंतिम 6 माह का आप करंट माह दर माह पढ़ें। यानी कि ऐसा नहीं कि उन अंतिम 6 माह को अंतिम 1 माह में याद करने की कोशिश करें, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब करंट अफेयर्स के बारे में हम अगर किसी पर्टिकुलर बुक्स की या ऐसी चर्चा करें, तो उस दरमियान ऐसी कोई बुक्स हाथों हाथ आती नहीं है। जैसे कि हम 6 माह पहले किसी बुक्स को पढ़ने जाएँ, तो केवल मासिक या द्विमासिक, इस प्रकार की बुक्स को ही टारगेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने हर माह हर माह कर्नोलॉजी, हर माह कर्नोलॉजी प्लस समाचार पत्र, को ही अपने केंद्र बिंदु में रखा। और इससे मैंने 10 में से 4 सवाल अटेंड की, उनमें से मेरे 3 सवाल सही थे। विद्यार्थियों, क्योंकि काफ़ी जो सवाल थे, वो उनके 1-2 ऑप्शन आ रहे थे, बाकी नहीं आ रहे थे। उनको मैंने मतलब स्किप करना, छोड़ना ही उचित समझा। इसलिए मैंने 4 सवाल अटेंड किए और 3 सवाल मेरे करंट अफेयर्स में सही हुए थे। अब अगली बात, अगर आप चाहें तो अब वर्तमान परिस्थिति में मैं देख रहा हूँ कि 3 चीज़ें हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन्स में से, जैसे 10 प्रश्न आते हैं इसके, 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न आयोग राजस्थान से संबंधित पूछता है और 4 प्रश्न में ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल को समेट लेता है। तो इसलिए हमें
ध्यान देना चाहिए कि 6 प्रश्न को कैसे किया जाए। 6 प्रश्न को कैसे किया जाए। ऐसे नहीं उलझना है कि अंतर्राष्ट्रीय की वो संपूर्ण घटनाएँ, क्योंकि आयोग ने अलग-अलग चीज़ें दे रखी है। अलग-अलग एक प्रकार से प्रकरण को बाँट के रखा है कि इसमें हम ये पूछेंगे, इसमें ये पूछेंगे। इसलिए हमें उन प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए ही अपने अध्ययन को आगे सुचारू रूप से बढ़ाना है। दूसरी बात, अब आपको अगर 6 महीने पहले तैयारी शुरू करनी है करंट अफेयर की, तो कैसे करोगे? आप चाहो तो क्रोनोलॉजी मासिक दर मासिक पढ़ सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको डॉक्टर गणपत सिंह जी, राजपुरोहित सर की 1 माह में 1 या 2 क्लासें होती हैं, आप उनको ज़रूर देखें। क्योंकि उसमें राजस्थान लेवल का संपूर्ण करंट समाहित होता है और अब शायद उन्होंने राष्ट्रीय लेवल के करंट की क्लासें भी शुरू कर दी है। तो कारण ये क्या है? क्योंकि वो सूजस जो राजस्थान गवर्नमेंट की अलग से एक प्रकार से उम, मासिक पत्रिका है, या वो इसको रोज़ दर रोज़ देते रहते हैं सूजस में जानकारी। तो आप कोशिश करें कि अगर हर माह कर्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो साथ में डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित सर की क्लास देख के जाएँ, जिससे आपका सूजस कवर हो जाएगा। कर्नोलॉजी में सूजस को पूरा महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए कह रहा हूँ। और अगर आप सूजस के साथ में क्लास नहीं देख पाते हैं, तो द्विमासिक मूमल ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि वो सूजस को पूरा कवर करती है। ऐसे करके आप अगर ढंग से 6 माह पहले पूरा करंट पढ़ लेते हो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाकी कुछ भी हो, करंट्स को बारे में कुछ भी बताए, आप उन सभी विद्यार्थियों जो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनसे आप अव्वल होंगे। वहाँ आप प्रश्नों की संख्या काउंट मत कीजिए कि मैंने इतना पढ़ के कितना किया। आप वहाँ देखो कि मैंने प्रश्न कितने राइट किए। जो जो लोग जो अंतिम दिनों में कोशिश करते हैं, उनसे आप आगे होंगे, बेटर होंगे। दूसरी बात, इन क्या है कि जैसे अलग-अलग प्रकरण दे रखे हैं, अलग-अलग एक प्रकार से प्रमुख बिंदु दे रखे हैं। तो आप 6 माह पहले इन इसको शुरू करके अंतिम माह में कोई भी एक जिस्ट ला सकते हैं, कोई भी एक बुकलेट ला सकते हैं, जो ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस को फ़ॉलो करे। क्यों? क्योंकि आपने 6 माह पहले बड़ा तरीके से अध्ययन कर लिया। अब उस जिस्ट में वही चीज़ें देखनी है जो हमारे प्रकरण या बिंदुओं से रिलेटेड हो। तो फिर हम सुपर फास्टली उसको देख सकेंगे और कोई भी डाटा हमें परेशान नहीं करेगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के लिए विद्यार्थियों, आपको कोई ना कोई जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है और अन्य जितने भी विद्यार्थी हैं, उन्हें कोई ना कोई कोचिंग क्लासेस या फिर क्लासेस का सहारा लेना पड़ेगा, या पर्सनली एक प्रकार से कहीं उसे कह लो ट्यूशन, वो आपको करना पड़ेगा। अन्यथा मैं आपको जो बुक्स बता रहा हूँ वो सीधी समझ में आना मुश्किल है। 9th 10th की जो बुक है एनसीईआरटी की, आपको वही देखनी है और उन्हीं में से आपको सीधे उदाहरण मिल जाएंगे। उन्हीं में से आपको सीधे उदाहरण मिल जाएंगे। अगर आप वहां सीधे पढ़ने जाओगे और साइंस के विद्यार्थी नहीं हो, विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हो, तो ये समझना में आपके लिए दुरूह होगा, दुविधात्मक होगा। इसलिए आप कोशिश करें इसके साथ कोई भी एक कोचिंग क्लासेस के लेक्चर्स ज़रूर देख लें। उससे क्या होगा, आपको उस प्रकरण या उस टॉपिक के बारे में ये जानकारी हो जाएगी कि ये टॉपिक वास्तविक रूप में क्या है, और उसके बाद अगर आप इस बुक्स को पढ़ेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये है विद्यार्थियों कि अगर आप इस पूरी बुक्स को नहीं देखना चाहते हैं, तो कलाम पब्लिकेशन की इसी बुक आधारित, क्योंकि ये तो 9th और 10th की पूरी बुक है, उनमें से आपको वो प्रकरण सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो ग्रेड फर्स्ट में जुड़े हुए हैं, जो ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस का हिस्सा है। इसलिए अगर आप ये नहीं चाहते हैं, तो कलाम पब्लिकेशन की अलग से एक जिस्ट आती है, जो सेलेक्टेड टॉपिक जो आपके ग्रेड फर्स्ट में है, उन्हीं को केंद्र बिंदु बनाकर पूरी की पूरी 9th 10th की बुक के आधार पर लिखी गई है। आप वो ले सकते हैं और साथ में किसी कोचिंग का सहारा इसलिए लेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपको उसी दरमियान समझ में आने में थोड़ी कठिनाई पैदा करेंगे। एक बार देखने के बाद आप उन्हें आराम से पढ़ सकते हैं, और अगर अच्छा आप पढ़ के जाएँगे, तो आपका जो रिज़ल्ट्स है, कम से कम 4 या 3 ज़रूर रहेगा 5 में से। और अगर अच्छी समझ है आपकी और अच्छा कवर कर पाते हो, 5 में से 5 भी कर सकते हो। भारतीय राज्य व्यवस्था सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है, बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारी विषय हैं इसके अंदर, और इन बहुत सारी विषयों के अंदर
अगर हम बड़ी-बड़ी बुक्स बताने जाएँ, अलग-अलग पोर्शन के लिए अलग-अलग बड़ी बुक बताएँ, तो फिर उनको समेटना आपके लिए भी आसान नहीं होगा, दुरूह होगा और हमारे लिए भी कहना आसान है, उनको पढ़ने वाले विद्यार्थी पर क्या बीतती है और वो फिर वापस उसको समेट नहीं पाता। इसलिए हमने कोशिश की है, जो एक आम विद्यार्थी पढ़ता है और उनको पढ़कर सिलेक्शन लेता है, उन्हीं को बताने की कोशिश की। अगर आप खुद से कुछ अच्छी या बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, वो आपका खुद का निजी मत है, निजी राय है। आप ज़रूर उनका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। मैंने उन्हीं को केंद्र बिंदु बनाया है, जो वास्तविक रूप में मार्केट में अवेलेबल भी है और मार्केट के अवेलेबल का अर्थ है कि सामान्य विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी उसको लगभग-लगभग अमूमन पढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए किसी एक बुक को कहने के बजाय अगर आप कहीं पर्सनली अपने नोट्स बना लो, 1-2 बुक्स में से देख के, तो भी अच्छा है। अन्यथा सिरेमिक एकेडमी की आती है, उनमें से ग्रेड फर्स्ट के बिंदुओं को छाँट के आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, भारतीय राज्य व्यवस्था बिल्कुल सीमित टॉपिक है इसके अंदर दिए हुए और कुछ तो ऐसे हैं जैसे राष्ट्रपति में से सवाल आता है, फिक्स आता है, अधिनियम में से सवाल आता है, फिक्स आता है, तो और बाकी जैसे आयोग हैं, ये 2-3 आयोग हैं, उनमें से फिक्स सवाल बनता है। तो आप उन आयोग को पर्टिकुलर किसी अच्छी बुक में देख के जाएँगे, तो भी आप आराम से सवाल कर लेंगे। देख के जाने का अर्थ है, उनमें से अपने नोट्स बना लो और फिर उन्हीं को एक शॉर्ट रूप में रिवाइज़ करो, अन्यथा बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ी पुस्तक जैसे हम एम लक्ष्मीकांत या कुछ भी कहें, उनमें से आप शॉर्ट रूप में तैयार कर सकते हो क्योंकि अब आपके पास समय है, तो आप शॉर्ट रूप में तैयार करके इस जितने भी भारतीय राज व्यवस्था के जितने भी प्रकरण, जितने भी बिंदु हैं, उन पर अभी आप शॉर्ट रूप में जितनी मेहनत कर सकते हो, कर लीजिए, फिर इसको संक्षिप्त बनाइए क्योंकि अंतिम दिनों में रिवाइज़ भी करना होता है चीज़ों को, तो जितना हम संक्षिप्त में, शॉर्ट में बना के तैयार रखेंगे, तो फिर आगे रिवाइज़ करने में हमें बहुत आसानी होगी। राजस्थान का भूगोल। विद्यार्थियों, आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये एक एक प्रकार से सीधा-सीधा गिफ्ट है, उस पेपर को पार करने का, उस क्राइटेरिया को पार करने का क्योंकि राजस्थान के भूगोल के जो प्रश्न हैं, वो ठीक-ठाक स्तर के पूछे जाते हैं। ज़्यादा उस रूप में नहीं पूछे जाते जिस रूप में आरपीएससी दूसरे प्रकरणों के या दूसरे विषयों के सवाल पूछती है। राजस्थान भूगोल के सवाल ठीक-ठाक और आसानी से आने वाले सवाल हैं और आप इनमें 10 में से आराम से 9 या 8 कर सकते हैं। मेरे राजस्थान भूगोल में 10 में से 8 प्रश्न राइट हुए थे। अब मैं आपको बताऊं, राजस्थान भूगोल में अगर आप कर पाएं तो एचएम सक्सेना, जहां से आरपीएससी भी सवाल बनाती है और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स है। एक प्रकार से प्रमाणिक बुक भी है और अपने जितने भी टॉपिक हैं यानी कि ग्रेड फर्स्ट के, उनको आप सेलेक्ट करके उससे पढ़ सकते हैं, आपको वहां से सवाल मिलेंगे। दूसरी बात, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मिलाएं, राजस्थान भूगोल हुई, राज व्यवस्था हुई, ताकि हमें आयोग किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है उसकी दिशा का पता चलता रहे। मैंने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उनको मिलाया था, लेकिन उस वक्त मेरे सामने सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि जितनी भी बुक्स मार्केट में है वो सभी 6 या 12 माह में एक बार अपडेट होती है, यानी कि संशोधित होके हमारे सामने आती है। उससे पहले या उसके बीच में जितने भी प्रश्न पत्र आयोजित होते हैं आयोग के, वो फिर हमें या तो डायरेक्ट साइट से निकालना पड़ता है, फिर उनके आंसर की से मिलाना पड़ता है, फिर उनकी व्याख्या, अगर कोई प्रश्न हमें समझ में नहीं आता है, तो फिर उनकी व्याख्या हमें आसानी से मिलती नहीं थी। लेकिन फिर अब मैंने देखा कि ये जो राइज़ अप क्लासेस राइज़ अप क्लासेस का सबसे शानदार काम पीवाईक्यूज़ पे मुझे ये लगा कि इन्होंने अलग-अलग आयोग जैसे आरपीएससी और आरएसएसबी, इनकी अलग-अलग आयोग का अलग-अलग सेक्टर में दे रखा है कि आरपीएससी के ये सवाल और सन के साथ में यानी कि वर्ष के साथ में आपको अगर चाहिए 2026 का, तो आपको 2026 के ही प्रश्न खुलेंगे। आरपीएससी का चाहिए आरपीएससी पे जाइए और आपको अगर अधीनस्थ बोर्ड की चाहिए, अधीनस्थ बोर्ड पे चाहिए। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि 6 महीने या 12 महीनों में एक बार अपडेट होता हो, नहीं। इनका जैसे ही पेपर आयोजित हुआ, इनके पास एक व्याख्याता की टीम है और उस टीम के द्वारा हाथों-हाथ उनका सॉल्यूशन अच्छा और एक व्यवस्थित उस प्रश्न का सॉल्यूशन जिसमें पूरे प्रश्न की एक प्रकार से उस उत्तर को समाहित कर लिया जाता है, जो उस व्याख्या में माँगा जाता है। और फिर वो जैसे मान लो अभी आयोजित हुआ है, सेकंड ग्रेड
13 जुलाई को आयोजित हुआ है, मान लीजिए हिंदी का, क्योंकि मुझे वो याद है। और वो सवाल हाथों हाथ यानी कि 18-19 जुलाई तक उस ऐप में प्रीवियस ईयर पे जितने भी क्वेश्चन है ऐप में अपलोड हो जाएंगे और उसी वर्ष के अंदर जाके समाहित हो जाएंगे। यानी कि आपको अब 2026 का सेक्शन खोलेंगे, वहां आपको 2026 में 13 जुलाई, जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, आपने मान लो 18-19 तारीख को जाके देखा है, तो वहां आपको ये सवाल मिलेंगे। सबसे बड़ी मेरे सामने समस्या थी, उसका हल मैंने देखा, ये जो राइज अप क्लासेस, इसमें शानदार तरीके से पीवाईक्यूज पे काम किया जा रहा है। व्याख्या भी बहुत संक्षिप्त में अच्छी व्याख्या, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रश्न की ओरिएंटेड व्याख्या की गई है। इतर या इधर-उधर की फालतू व्याख्या नहीं की। कई बुक्स मैंने देखी प्रीवियस ईयर पेपर की, लेकिन उनमें बहुत सारी फालतू चीज़ें दे रखी है। लेकिन जिस दरमियान मैं कर रहा था, मैंने दिशा की जो बुक्स थी, अ, जितने भी पुराने प्रश्नों की आधारित, उसको मैंने सॉल्व किया, लेकिन उसमें बड़ी समस्या ये थी कि उसमें कोई अपडेट नहीं आया था। 6 माह के बीच में जितने भी पेपर आयोजित हुए थे, वो उसमें नहीं थे। तो फिर मैं आयोग के साइट पे जाता, वहाँ से डाउनलोड करता, फिर उन प्रश्नों की प्रकृति को जानता। मैंने इसकी चर्चा इसलिए की कि इस समस्या का समाधान यहाँ है, जहाँ हाथों-हाथ अद्यतन जितने भी पेपर होते हैं, उनको अपलोड करके लगा दिया जाता है और वापस साथ में उसकी व्याख्या भी दे दी जाती है। हाँ, फिर एसएम सक्सेना और साथ में आप पीवाईक्यूज़ ज़रूर निकालें। पीवाईक्यूज़ बहुत बड़ी महत्ता देता है, क्योंकि हमें वो ही है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं, तो फिर विजय सियाक सर की सियाक सर की बुक आती है, राजस्थान भूगोल से, उनकी लाइए। उनके साथ में भी आप पीवाईक्यूज़ को ज़रूर देखिए। मैंने एचएम सक्सेना को पढ़ के गया और मेरे 10 में से सवाल 8 सवाल सही हुए थे। बाकी जितने भी टॉपर्स थे, उनसे चर्चा करने पर कइयों ने विजय सियाक पढ़ी, कइयों ने एचएम सक्सेना पढ़ी और फिर इनका मिला-जुला रूप पढ़ के उन्होंने भी लगभग-लगभग 8 में से 10 में से 8 या 9 प्रश्न किए थे। अगला, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंध, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। और कहने का अर्थ है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान और मैनेजमेंट दिया होता है और यहाँ से तकरीबन 10 सवाल, 20 अंक, 10 सवाल और 20 अंक है। इसके लिए आप सर एक ही अनुरोध रहेगा कि अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान पहले से पढ़ चुके हैं, तो आप धीर सिंह धाबाई करके नाम है उनका, धीर सिंह धाबाई, लेखक नाम, और अवनी पब्लिकेशन, अवनी पब्लिकेशन से इनकी बुक्स आती है और एक प्रकार से आप उसे एग्जाम ओरिएंटेड मान सकते हैं। मैंने उस बुक को आधार बनाया था और इनके 5 सवाल आते हैं मनोविज्ञान के और 5 सवाल आते हैं मैनेजमेंट के। तो मेरे उन टोटल 10 में से 8 सवाल सही हुए थे। मैंने धीर सिंह धावे की पुस्तक पढ़ी थी। कई टॉपर्स जिन्होंने सिकवाल की बुक पढ़ी और नतीजा यही रहा, 10 में से 8 सवाल। दूसरी बात, अगर आप पहले नहीं पढ़े हुए हो, तो आप धीर सिंह धावे की ये पुस्तक को आधार नहीं बना सकते, क्योंकि ये थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज है, वो स्टैंडर्ड है। इसके लिए आप सिखवाल की बुक को आधार बना सकते हैं। साथ में आप पीवाईक्यू ज़रूर निकालें। अभी आपके पास समय है। उसके बाद में अंतिम दिनों में आप इस मैटर को या तो अंडरलाइन कीजिए या फिर संक्षिप्त रूप में देख के जाइए। क्योंकि 10 प्रश्न है और जो प्रकरण है वो अधिक है। 10 प्रश्नों में अगर इतने प्रकरण आप अंतिम दिनों में देखने की कोशिश करेंगे, तो फिर एक साथ इनको समाहित नहीं कर पाएँगे। तो कोशिश कीजिए, अब पढ़ लें और उसको एक प्रकार से संक्षिप्त रूप में दें। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक है कलाम पब्लिकेशन की एसएस यादव सर की आती है। एसएस यादव सर, कलाम पब्लिकेशन, बहुत अच्छी बुक है। आप इसको पढ़िए, इससे आपकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया और आपको लग रहा है बहुत बड़ी बुक है, तो मैंने इसको पढ़ने के बाद छोटे रूप में, यानी कि वो 2-3 बुकों का संक्षिप्त और सार है, छोटे रूप में अपन उसको फास्टली रिवीजन भी कर सकते हैं और वो बुक है नेवरी सर की, नेवरी सर की है। उनका पब्लिकेशन का नाम शायद तैयारी कर लो, ऐसे कुछ करके है। अगर आप इसको पढ़ लिए, अवधारणा समझ लिए, फिर आप इसको आधार बना सकते हैं सुपर फास्ट रिवीजन के लिए। और दूसरी बात, इनकी एसएस यादव सर की प्रीवियस ईयर पेपर यानी पीवाईक्यूज के लिए अपनी खुद की इसी नाम से बुक आती है, आप उसे भी आधार जरूर बनाएं, क्योंकि
उसमें एक तरीके से व्याख्या दे रखी है। अगर आप ये बुक नहीं पढ़ते हैं और नेवरी सर वाली ये बुक पढ़ लिया और नेवरी सर वाली नहीं पढ़ना चाहते, तो आप संक्षिप्त में पीवाईक्यूज़ जिसमें अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दे रखा है, वहाँ भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के नीचे पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। आप अंतिम दिनों में ये नहीं पढ़ के इसको भी आधार बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा पेपर फर्स्ट पर डिस्कस। आपको कैसा लगा? आप ज़रूर बताइए। मैंने बिना किसी लाग लपेट के उन्हीं चीज़ों को बताया जिनको मैंने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु माना, और उन्हीं चीज़ों को बताया जो मैंने टॉपर से चर्चा करके आप सभी को बताने के लिए जो बुक्स थी वो सेलेक्ट की, वही आपको बताया। अब मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा इस डिस्कस से, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, ज़रूर ग्रहण कीजिए। नहीं भी मिलता है, आप इन तैयारियों में जुट गए हैं, तो आप अपने अनुसार पूरी पूरे जोश उमंग के साथ लग जाइए। वैकेंसी जल्दी आएगी और आप उनमें अच्छा करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। अब आप एक प्रकार से समय को ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि आज अगर आप नहीं करोगे और हमेशा कल पर टालते रहोगे, तो आने वाला समय आपका एक प्रकार से पछतावा बन के आएगा। और अगर आप आज अपना समय इस प्रकार से जाया ना करके एक डिसीजन लेके उसी पर लग जाते हो, तो आने वाला समय आपके लिए धनात्मक समय होगा, आपके लिए सकारात्मक समय होगा, आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा, एक रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा। और मान लीजिए आप उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप उस रिजल्ट के ज़रूर करीब रहेंगे। अन्यथा अगर आप डिसीजन अगले दिन या आगे-आगे टालते रहोगे, तो फिर हमेशा पछतावों में जीते रहोगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। मस्त रहिए, जुड़े रहिए और हँसते हुए पढ़ते रहिए।